नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्याय तंत्र। दोस्तों, आपने बरसाती मेढक के बारे में तो सुना ही होगा। ये बरसाती मेढक आमतौर पर गंदे कीचड़ में या किसी जगह पर पूरे साल शांति से पड़ा रहता है, लेकिन जब मौसम आता है बरसात का तब उस गंदे कीचड़ से उठकर थोड़ा ऊपर आता है और टर शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यही हाल है चमचों के मनपसंद यूट्यूबर ध्रुव राठी का। वैसे तो ये अपनी हरकतों से बताता रहता है कितना एंटी हिंदू और खास तौर से बीजेपी का ध्रुव विरोधी है, क्योंकि बीजेपी थोड़ा बहुत हिंदू हितों और संस्कृति को महत्व देने वाली पार्टी है। लेकिन जब मौसम आता है चुनाव का तब ये बंदा भूल ही जाता है कि वो विपक्षी दलों का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 दर्जन वीडियो बना डालता है, बीजेपी और मोदी पर कटाक्ष करता है, उनके खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा फैलाता है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता और बेचारे की मेहनत पर पानी फिर जाता है और चमचों ने भी थोड़े में संतोष करने की आदत डाल ली है। इसलिए कांग्रेस 543 में से 99 सीटें जीतने पर भी इतना ज्यादा खुश हो जाती है जितना नोबिता 100 में से 99 नंबर लाने पर खुश नहीं होता था। नमस्कार दोस्तों, देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता की डिमांड्स को स्वीकार करने के लिए पॉलिटिशियंस की लाइन लग गई। कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई लाइन नहीं लगी है, केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया है जिन पर इसको फंडिंग करने का आरोप लगता रहता है। यानी सारी की सारी विपक्षी दलों की पार्टियां, जी हाँ वही, जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों को सभी नेताओं को खुला ऑफर दिया गया था, सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी इसे एक्सेप्ट करने की। मैंने ये तक कहा था कि अगर पास्ट में मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया उसे भुलाने को तैयार हूं मैं, लेकिन फिर भी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, अब आया ना लाइन पे, जब तक बीजेपी पर हमला ना करे तब तक इसकी पॉलिटिकल वीडियो का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है। और सभी पार्टियों को कोई ऑफर नहीं था पहले से ही साठगांठ के साथ, केवल महाआघाड़ी यानी बीजेपी के विपक्षी खेमे के लिए ही ऑफर था, क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन की तरह इस बार भी खुले तौर पर बीजेपी को बदनाम करने वाली और कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के लिए हमदर्दी बटोरने वाली वीडियो बनाता तो इस बार भी इस पर कांग्रेस की चमचागिरी करने के आरोप लगते, जो कि बिल्कुल झूठ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कैपेसिटी थी 18 बच्चों की और इसमें एडमिट किए गए थे 49 बच्चे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसकी वजह से ये आग लगी। अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीजों की वजह से हादसा हुआ। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है इन समस्याओं से निपटने का एक बेहतर उपाय क्या हो सकता है? क्या एकदम से हेल्थ फैसिलिटीज को जर्मनी की टक्कर का बनाया जा सकता है? जवाब है नहीं। अगर एकदम से इसे सबसे अच्छा बनाया जा सकता तो इतने लंबे वक्त तक यूपीए की सरकारें केंद्र समेत देश के अलग अलग राज्यों पर सरकार में रहने के बाद भी हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा क्यों नहीं कर पाई? हेल्थ फैसिलिटी के सुधार के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है, जिस पर यूपीए या बीजेपी की विपक्षी दलों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसी को देखते हुए प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार के द्वारा न्यू नोएडा जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसकी बात हमने अपनी पिछली वीडियो में की थी। लेकिन जब तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक भी सरकार हेल्थ फैसिलिटीज को भगवान भरोसे छोड़कर नहीं बैठ सकती। और इसी के चलते सरकार द्वारा समय समय पर हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किए जाते हैं। जैसे अभी पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में 1147 करोड़ रुपए के हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। क्योंकि हमारे देश में दोस्तों कुछ नेता इतने ढीठ हैं कि कभी अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं। सही कहा, हमारे देश में वाकई कुछ नेता इतने ज्यादा ढीठ हैं कि वो कभी अपनी कोई गलती मानेंगे ही नहीं। जैसे दिल्ली में यमुना साफ कर देने का जुमला देकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने वाले आपके केजरीवाल जी, ये इतने ढीठ हैं, यमुना नदी को लेकर इन्होंने जनता से किए गए अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और इस बात को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि अब भी दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो जनता का पैसा लगाकर शीश महल बनाया है उस पर भी लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन ना तो केजरीवाल जी इस पर कुछ बोल पाते हैं और ना ही चमचों का मसीहा ध्रुव राठी कुछ बोल पाता है। जनता के विकास का पैसा अपनी जिंदगी को आलीशान बनाने में लगाते हुए इन ढीठ नेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है।
वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूं। जिसने चूना डाला उसे पहचाना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब सोचकर देखो अब इन बेचारे लोगों की क्या गलती जो वहां पर चूना डाल रहे थे। क्या वो बंदा जो इनका वीआईपी वेलकम कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था? मंत्री जी, पूरे राज्य में किसी को शौक नहीं होगा आपको वीआईपी वेलकम करने का। और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए, कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। अरे मूर्ख, नवजात बच्चों का मरना एक गंभीर और चिंता का मामला है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरे देश में सभी प्रकार के काम को रोक दिया जाए? चुनाव की रैली इसलिए की जा रही है क्योंकि चुनाव का माहौल था। यहाँ तक कि तुम्हारे समाजवादी पार्टी के आका भी रैलियां करते घूम रहे, खुद देख लो। पर तुम तो सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट करोगे। आखिर जिस काम के लिए पैसे मिले हैं वही तो करोगे ना। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। वफादार कुत्ते की तरह विपक्ष की चाटुकारिता करता है और अपनी बातों में लॉजिक लगाना ही भूल जाता है। समाज को तोड़ने की बात वो नहीं करता, वो बटोगे कटोगे का नारा देता है, बल्कि वो तो ये संदेश देता है कि समाज आपस में जातियों में टूटता रहा तो भारत एक होकर भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जातियों में तोड़ने का काम तो तुम्हारे राहुल बाबा करते हैं, सबसे उनकी जाति पूछते नहीं थकते हैं। जाति 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 क्या है? लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में। दोस्तों, लोगों का हादसे में मरना एक दुखद और चिंता का मामला है, लेकिन जानते हैं उससे भी ज्यादा चिंता का मामला क्या है? लोगों को सरकार के द्वारा मारा जाना। जिस समाजवादी पार्टी के नेता का ये जिक्र कर रहे थे, उसी समाजवादी पार्टी के द्वारा 30 अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए और उन्हीं के आदेश पर कार सेवक राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे राम भक्तों की जान चली गई थी। लेकिन ध्रुव भैया अगर इन पर कुछ बोल देंगे तो इंडिया अलायंस इनकी पगार काट लेगा ना मेरे भाई। इस चीज के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, डॉग विस्लिंग। यहाँ पर ये चीज करी जा रही है। जो ध्रुव राठी करता है उसके लिए इंग्लिश में एक नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ओलीनेस और सिकोफेंसी, जिसका मतलब होता है चाटुकारिता करना। मतलब बीजेपी के विपक्षी दलों की चाटुकारिता करना और उनके गलत कामों पर पर्दा डाल देना। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और वाकई अब ये सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल रहे नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात करी किसने? अगर समाज को जातियों में बांटने से रोकने की बात कही जाए तो क्या ये हिंदू मुस्लिम करना हो गया? दरअसल इनकी छटपटाहट का क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। समाज को जातियों में तोड़ने से रोकने की बात का हिंदू समाज में तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, और अगर एक बार हिंदू समाज एकता के धागे में बंध गया तो यादव बनिया SC ST जातियों में समाज को तोड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और इसलिए ये लोग इतना छटपटा रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर अपने वोट का घड़ा जो ये लोग भरते हैं उसका टाइम अब पूरा होने वाला है। वो अपनी रैली में खुल्लम खुल्ला मराठी लोगों का अपमान कर रहे हैं, अग्री कोली समुदाय के खिलाफ जीनोफोबिक कमेंट्स पास कर रहे हैं। अरे बेशर्मी नाम का शब्द अगर कहीं आकर खुद शर्मसार होता है तो वो जगह है ध्रुव राठी की वीडियो, जब राहुल गांधी ने अपने सबसे घटिया बयानों में से एक यानी कि सारे चोर मोदी क्यों हैं वाला बयान दिया था और ओबीसी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, और जिसके बाद भारतीय न्याय तंत्र की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई थी। तब यही आदमी एक वीडियो लेकर आया था और राहुल गांधी के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। वैसे कोर्ट और संविधान के तहत कही गई कार्रवाई को ऐसे प्रदर्शित कर रहा था जैसे सब बीजेपी ने किया हो। अरे जब तुम खुल्लम खुल्ला एक पार्टी को लगातार सपोर्ट करोगे, उसके काले कारनामों पर पर्दा डालोगे और दूसरी पार्टी पर लालचन लगाते रहोगे, तब तुम्हें एजुकेटर समझने की मूर्खता सिर्फ तुम्हारी पार्टी के लोग और दूसरे चमचे ही कर सकते हैं। समझदारी से काम लेने वाला व्यक्ति तो समझ ही जाएगा कि तुम सिर्फ विपक्षी दलों के आघोषित प्रवक्ता हो। कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं ये और सरकार बनाते हैं तो मिशन स्वराज के इन 7 बिंदुओं पर काम करने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर कुछ एमिनेंट लोगों को कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सरकार में अपॉइंट किया जाए।
अब यहाँ से शुरू होता है जनता को मूर्ख बनाने का असली खेल। जब लोगों के मन में तुम महायुति गठबंधन के प्रति पहले ही नफरत भर चुके हो और महाविकास आघाड़ी को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हो जैसे उनके सत्ता में आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मानो जैसे पहले वो तो कभी सत्ता में आई ही नहीं थी, अगर आ जाती तो सब कुछ हमेशा से ही ठीक होता। अब दोस्तों नैरेटिव देखो, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, टाइमलाइन सेट करना जैसी बातों से ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मानने को मजबूर कर रहा है कि महाविकास आघाड़ी को वोट देते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर एक बार मान लो उनकी सरकार बन भी जाती तो फिर कौन इस बात की गारंटी ले सकता था कि जो सपने उनका अनऑफिशियल प्रवक्ता ध्रुव राठी दिखा रहा है वो पूरे होंगे या नहीं। इसका काम तो केवल लोकसभा इलेक्शन की तरह इस बार भी आपको बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए प्रेरित करना ही तो था। महाराष्ट्र की राजनीति पर मैंने अपनी पहली वीडियो में वोट जिहाद की बात करी थी। सच बताऊं तो मुझे इसका जनता को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए प्रेरित करने का तरीका भी उसी वोट जिहाद का हिस्सा लगता है मेरे भाई। और अभी राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में भी इस बरसाती मेढक की झलक आपको जरूर देखने को मिलेगी। जब बात छोटे बिजनेसेस को, लोकल उद्योगों को प्रमोट करने की आती है तो मुझे लगता है ये कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जब बात लोकल उद्योगों को आगे बढ़ाने की आती है तब पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल वाला नारा याद आता है, जिसके चलते देश में छोटे उद्योगों की अच्छी खासी बढ़त हुई है। पर आप उसका नाम कैसे ले सकते हो? आप ठहरे बीजेपी की विरोधी पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत इस समय एक स्टार्टअप हब कहला रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार के द्वारा किए गए कामों से भारत के पास 99,000 से ज्यादा स्टार्टअप और 107 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जिसकी कीमत लगभग $30 बिलियन है। सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से, टेक्निकल सपोर्ट की वजह से ये सारी चीजें हो पाई है और सरकार इनको खूब सपोर्ट करती है, इनको सब्सिडी भी देती है और बहुत सारी सुविधाएं भी इनको दी जाती हैं। दोस्तों जहां जिस चीज की कमी होती है वहां उसी चीज का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जैसे दिल्ली की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने का झुंझुना पकड़ाया था, लेकिन सत्ता में आते ही यमुना तो और भी ज्यादा गंदी हो गई और भ्रष्टाचार के खेल में तो खुद ही फंस गए, जिसके चलते इन्हें तिहाड़ जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। वैसे ही ध्रुव राठी यंग जनरेशन को मैनिपुलेट करने के लिए शिक्षा का झुंझुना इस्तेमाल करता है। जब कोई नया व्यक्ति इसके चैनल पर आता है तब वो इसकी साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पर बनी वीडियोस को देखता है, फिर धीरे धीरे वो इसकी प्रोपोगेंडा वीडियो के चुंगल में फंसने लगते हैं और इसकी कई बातों को सही मानते मानते कब उनके मन में बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठनों के प्रति जहर भर जाता है, पता ही नहीं चलता है। उदाहरण के लिए ये और इसके जैसे लोग गौ रक्षकों को इस्लामिक आतंकवादियों से कंपेयर करते हैं। अब आप ही बताओ कोई सेंस है इस बात का? एक तरफ गायों की जान बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में अपने मजहब के नाम पर मासूमों की जान लेने वाले लोग हैं। तो अपने ही मजहब के नाम पर अपने ही मजहब के लोगों की जान लेने से नहीं चूकते हैं, तो आप खुद बताओ ऐसे लोगों की क्या तुलना हो सकती है? ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार यानी कि महायुति सरकार के पास अच्छी नीतियां नहीं है या अच्छे नीति निर्धारक नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है चुनाव के माध्यम से जो व्यक्ति सरकार में आया हो उसके पास ज्यादा ज्ञान ना हो, इसलिए नीतियां बनाने के काम में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो विश्व की दूसरी या तीसरी सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं, जिसमें उन्हें देश की एक एक बारीक जानकारी को अच्छे से समझने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान के नीति निर्धारक ठीक नहीं है। हाँ, आलू से सोना बनाने की कला तो उनके पास नहीं होती है, पर वो काफी विद्वान और होशियार होते हैं। और रही बात महाराष्ट्र में बीजेपी की नीतियों की, तो महायुति ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 25 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी का घोषणा पत्र पूरी तरह से राज्य की आर्थिक तरक्की को केंद्रित करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के साथ ही राज्य को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर, पशुपालन के क्षेत्र में 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों सरकार की तरफ से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता तो सिर्फ वही करेंगे जो उनकी पार्टी कहेगी, यानी कि झूठा प्रचार। आगे आप समझदार हैं। धन्यवाद।